गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे संस्था की। इससे पहले मैंने आपको समाज और समिति के बारे में बताया था। समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समिति क्या होती है? व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और संस्था क्या है? संस्था जो उद्देश्य समिति में बनाए जाते हैं, अब उद्देश्य तो बन गए, उनको पूरा कैसे किया जाएगा? उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। यानी कि समाज जिस नियम को, जिस व्यवहार को, तरीके को मान्यता प्रदान करता है, उसे संस्था कहते हैं। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो तरीका समाज सम्मत है और जिन उद्देश्यों को लेकर के समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को संस्था कहा जाता है। जैसे परिवार एक समिति है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण करना और सदस्यों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। और परिवार का निर्माण कैसे होता है? विवाह के माध्यम से। विवाह क्या है? विवाह एक संस्था है। विवाह के माध्यम से ही एक स्त्री और एक पुरुष पति पत्नी के रूप में संबंध स्थापित करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो विवाह नामक संस्था के द्वारा परिवार की उत्पत्ति होती है और परिवार का कार्य करने के जो तरीके हैं, नियम हैं, व्यवस्था है, उसको हम संस्था कहते हैं। संस्था की परिभाषाएं, उसमें मैकाइवर पेज के अनुसार अगर हम देखें तो संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। यानी कि संस्थाएं क्या हैं? सामूहिक क्रिया करने की विशेषता को व्यक्त करते हैं। दूसरा, आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। यानी कि जो समाज के लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए समाज के अंदर जो कार्य प्रणाली हैं, संगठित है, स्थापित हैं, उन कार्य प्रणाली को संस्थाओं के नाम से पुकारा जाता है। बोगार्ड्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्य रूप से सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। यानी कि एक ऐसी बनावट है, ऐसी संरचना है संस्था समाज की, जिसे मुख्य रूप से सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा, यानी कि जो कार्य करने के तरीके हैं, उनके द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। यानी कि एक संगठन है कार्य प्रणालियों का। किस लिए है? लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसे हम संस्था के नाम से पुकारते हैं। अगर हम जैसे संस्था के उद्विकास की बात करते हैं कि कैसे संस्थाएं जन्म लेती हैं, तो इसमें सबसे पहले एक विचार पैदा होता है किसी भी कार्य करने को और वो विचार के अनुसार व्यक्ति उसे
आचरण करता है, अपनाता है और फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है। और जब उसकी पुनरावृत्ति होती है, किस चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, तो वो फिर हमारी आदत बन जाती है। हम उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं और फिर वो आदत जो है समूह में प्रसारित होती है। यानी कि एक आदत को, एक विचार को जब दूसरे लोग भी करने लगते हैं तो वो जनरीति जो समाज के लोगों के द्वारा अपनाई जाती है, उसे हम जनरीति कहते हैं। और जनरीति जो है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने लगती है, क्योंकि आज जो हमने सीखा वो अगली पीढ़ी को अगर हमें अच्छा लगता है तो अगली पीढ़ी को हम प्रदान कर देते हैं, तो प्रथा बन जाती है। उसमें भूतकाल का अनुभव जुड़ जाता है जनरीति में, तो प्रथा बन जाती है। और प्रथा को समूह की स्वीकृति मिल जाती है, समाज के लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्लस उसमें सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है कि उसमें ऐसा माने जाने लगता है कि इससे समाज का कल्याण होगा और उसकी उपयोगिता होती है समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में। तो उसे हम रूढ़ी कहते हैं। और रूढ़ियों को जब एक निश्चित संरचना प्राप्त हो जाती है, एक ढांचा उसका प्राप्त हो जाता है, तो वो संस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, संस्था के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से विचार में जो पुनरावृत्ति होती है, फिर वो समूह के द्वारा उसकी पुनरावृत्ति होती है, जनरीति बन जाती है। जनरीति में जब भूतकाल का अनुभव जुड़ जाता है तो वो प्रथा, और प्रथा के में समूह की स्वीकृति मिल जाना, सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाना और उपयोगिता हो जाना, तो वो रूढ़ी का रूप ले लेती है, लोकाचार जिसे हम कहते हैं। और रूढ़ी को जब एक निश्चित जामा पहना दिया जाता है, एक उसकी निश्चित संरचना हो जाती है, नियम बन जाते हैं, तो उसे हम संस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषताओं में सबसे पहला है संरचना, संगठन। यानी कि जो संस्था है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उसकी एक संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। और संस्थाएं मुख्यतः कार्य प्रणालियां हैं। जब जनरीति, प्रथाएं, समिति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, तब समाजशास्त्री उसे संस्था कहते हैं। उसके अलावा नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियम तथा कार्य प्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे मैकाइवर पेज के अनुसार कि स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप में मानव समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। इसके लिए समाज में निश्चित, स्पष्ट और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों का होना आवश्यक है। इन्हीं को मैकाइवर ने संस्था या कार्य प्रणालियां कहा है, क्योंकि संस्थाएं कुछ मौलिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। इसके अलावा संस्था इकाई के रूप में, कि संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे हैमिल्टन ने संस्था को रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं, तब इन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। यानी कि समाज इन्हें स्वीकृति दे देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं और बाद में चल करके यही
संस्था का रूप जो है वो ग्रहण करते हैं। उसके अलावा अमूर्त प्रकृति, यानी कि संस्थाएं जो है वो चूँकि व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जिन्हें हम देख नहीं सकते, और जो चीज़ देखी नहीं जा सकती वो क्या कहलाती है? अमूर्त कहलाती है। इसलिए संस्थाएं अमूर्त हैं और यह व्यक्तियों को अनेक रूपों में प्रभावित करती हैं, क्योंकि संस्थाएं नियम रीति रिवाजों का एक व्यवस्थित संग्रह है जो सामाजिक व्यवस्था और संगठन को बनाए रखता है। उसके अलावा उद्देश्य, प्रत्येक समाज में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निश्चित संस्थाएं होती हैं। प्रत्येक समाज और संस्कृति में संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है और वो किसी न किसी आवश्यकता को अवश्य पूरा करता है। विवाह, परिवार, जाति, ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो समाज के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं और विभिन्न समाजों में इनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक समाज की संस्थाएं अलग होती हैं, उसके उद्देश्य अलग होते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज के अंदर संस्था के निश्चित उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा है प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। यह मानव का स्वभाव है कि प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, परंपरा, विचारधारा आदि को वो कोई ना कोई नाम देता है। इसी तरह से प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है और नाम इसलिए दिया जाता है, प्रतीक इसलिए दिया जाता है कि उसे पहचानने के लिए सुविधा रहती है। ये प्रतीक भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है, जैसे क्रॉस चर्च का है तो ओम आर्य समाज का प्रतीक है। उसके अलावा स्थायित्व, यानी कि संस्था एक संरचना या कार्य व्यवस्था के रूप में विकसित हो जाती है तो उसे बदलना कठिन हो जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था के नियम, विवाह से संबंधित नियम, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी स्थायी प्रवृत्ति को प्रकट करती हैं, क्योंकि कोई भी प्रथा, कोई भी संस्था सैकड़ों वर्षों से जो एक चली आ रही व्यवस्था है उसको, उसका प्रतिनिधित्व करती है या उसके रूप में हमें देखने को मिलती है, तो उसका स्वरूप चेंज होना इतना आसान नहीं होता है। उसके अलावा अभिमति और अधिकार, यानी कि जो संस्था है उसके अंदर कुछ अधिकार भी होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है, कुछ नियंत्रण होते हैं व्यक्तियों के ऊपर, और उल्लंघन करने वालों को, अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसे दंड भी दिया जाता है। कि संस्थाओं का उल्लंघन करना आसान नहीं होता और व्यक्ति को ये मालूम होता है कि जो संस्थाएं हैं उनके नियम क्या है, उसे किस तरह से कार्य करना है। संस्था के पीछे जन समूह की शक्ति होती है, इसलिए उनका उल्लंघन कर पाना आसान नहीं होता है। इसके बाद है संस्था के कार्य व महत्व, कि संस्था के क्या कार्य हैं, क्या उसका महत्व है। जैसे इसमें बताया आपको मैंने शुरू में भी कि संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो संस्था में कार्य प्रणालियाँ होती हैं, जो समिति के उद्देश्य हैं, समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो संस्थाएं हैं
उनके नियम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, कि प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानव आवश्यकताओं को लेकर के होता है और इसी कारण संस्था को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षण संस्था, विवाह, परिवार, ये सभी संस्थाएं मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं। उसके अलावा व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती हैं, क्योंकि संस्थाएं क्या हैं, निश्चित नियमों के द्वारा स्पष्ट करती है कि व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है, यानी कि कार्य करने का एक निश्चित तरीका है, आचरणों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है, उसे दिशा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है, तो जिससे व्यक्तियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उसके अलावा व्यवहारों में एक रूपता, संस्था से संबंधित जो भी नियम हैं, परंपराएं हैं, वो वर्षों से चले आ रहे नियम होते हैं और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हीं नियमों का सहारा लेता है, जो नियम किसी भी संस्था के होते हैं। और जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों और परंपराओं को ध्यान में रख कर के व्यवहार करते हैं, तो उनके व्यवहारों में एक रूपता, समानता होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक संस्था के नियम सभी के लिए समान होते हैं। उसके अलावा सामाजिक नियंत्रण, संस्थाएं समाज में नियंत्रण का भी साधन है, क्योंकि संस्थाओं में व्यक्तियों की कार्यों की दिशा, व्यवहार का तरीका, उनके अनुरूप कार्य करने का आदेश देती हैं। ये आशा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित नियमों के अनुरूप कार्य करे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो विवाह हो, कोई भी संस्था हो, उसके अनुरूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके अलावा संस्कृति का हस्तांतरण, क्योंकि संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है और उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। तो इस तरह से संस्था को संस्कृति का वाहक भी कहा जाता है या संस्कृति को सुरक्षित रखने का एक साधन भी कहा जाता है। उसके अलावा स्थिति और कार्य का निर्धारण, यानी कि व्यक्ति का पद क्या होगा और पद से संबंधित उसके कार्य क्या होंगे, ये भी संस्था निर्धारित करती है। जैसे विवाह संस्था के द्वारा पुरुष को पति की और स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है, तो इससे संबंधित उनके कार्य भी उसे प्राप्त होते हैं। उसके अलावा सामाजिक परिवर्तन में सहायक, संस्थाओं की प्रकृति रूढ़िवादी होती है और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आता। सदियों से चली आ रही परंपराएं, प्रथाएं, उनमें परिवर्तन आसान नहीं होता, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशाओं में संस्थाएं बदलती हैं और समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयास भी किया जाता है और उसी के कारण से सामाजिक परिवर्तन संभव होता है, क्योंकि आवश्यकताएं बदल जाती हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके साधनों को बदलना भी आवश्यक होता है। वही उसी के कारण से सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक
कंप्लीट होता है। धन्यवाद।